क्वेश्चन है, इन ए एल सर्किट आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इज 5√2 एम्पियर थ्रू इंडक्टर ऑफ 4/5 मिली हेनरी। पहली बात एल सर्किट की बात हो रही है। 7 प्रकार के सर्किट होते हैं, यहां पे किसकी बात हो रही है? एल सर्किट की। यहां पे वी आर टॉकिंग अबाउट द एल सर्किट, राइट। इस वाले एल सर्किट के अंदर जो करंट जा रहा है, इसके अंदर जो करंट जा रहा है उसकी आरएमएस वैल्यू दी हुई है। आरएमएस वैल्यू आपको दे रखी है 5√2 एम्पियर, ये आरएमएस वैल्यू दे रखी है। और इसकी जो इंडक्टेंस है वो 4/π मिली हेनरी है। इसकी जो इंडक्टेंस है 4/π इंटू 10⁻³ हेनरी है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स इज 50 हर्ट्ज। इसकी जो लीनियर फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज है। इसकी लीनियर फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज, राइट। कंसिडर द फेज एंगल ऑफ द करंट टू बी 0 एट t = 0। जो इनिशियल फेज एंगल ऑफ करंट 0 दे रखा है, ठीक है, एट t = 0 फेज एंगल ऑफ करंट, फेज एंगल ऑफ करंट जो है वो 0 दे रखा है। देखो इतनी सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। देखो ये बता रखा है कि एक एल सर्किट है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझो एक बार। एल सर्किट है, इसमें से जो करंट जा रहा है उसकी आरएमएस वैल्यू 5√2 एम्पियर है। इसकी इंडक्टेंस है 4/π इंटू 10⁻³ हेनरी। फ्रीक्वेंसी है, इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज और t = 0 पे करंट का जो फेज एंगल है वो 0 दे रखा है आपको, ठीक है। आपको इसके अंदर बताना है, देखो 4 बातें आपको इसके अंदर बतानी है। सबसे पहली बात आपको इसके अंदर बतानी है v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वोल्टेज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताना है। दूसरा आपको बताना है करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा। तीसरा आपको इसके अंदर बताना है एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर कंप्लीट साइकिल, ठीक है ना। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर 1 साइकिल, ये आपको बताना है। और एक आपको बताना है एवरेज पावर डेसिपेशन। एवरेज पावर डेसिपेशन कितना होगा इस सर्किट के अंदर, इसको बताना आपको, ठीक है। ये चारों क्वेश्चंस हैं, एक बार आप ट्राई करो इसको, ठीक है ना। इसके अंदर ये गिवन है और ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। ट्राई कीजिए आप। देखो इस क्वेश्चन में पहली बात तो ये एल सर्किट है। एल सर्किट के अंदर हमें सारी बातें इसकी पता होनी चाहिए, क्या क्या होता है इसके अंदर। ये बताओ एल सर्किट के अंदर, एल सर्किट का बताओ रिएक्टेंस क्या होता है, पहले तो ये बता दो आप मुझे। एल सर्किट ओमेगा एल, वेरी गुड। एक कुछ इन्फॉर्मेशन याद करो जो यहाँ पे लिखनी है आपको। इसका रिएक्टेंस होता है ओमेगा एल, शाबाश, ठीक है। अच्छा ये बताओ इसके अंदर करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस कितना होता है इसमें? π/2 होता है, बिल्कुल। करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस होता है π/2। आगे कौन होता है इसके अंदर, ये बताओ। वोल्टेज आगे होता है। इसका ना आप कॉमन वाला फेज डायग्राम याद कर लो, चाहे आई नोड इधर होता था और वी नोड एल ऊपर होता है, एल फॉर लैंप पोस्ट। कॉमन फेज डायग्राम में से उठा लिया मैंने, इसमें से आई नोड इधर उठा लिया, वी नोड एल इधर उठा लिया, एंगल है π/2, ये एंगल π/2 है। अब वी नोड एल ऊपर है और आई नोड इधर है, फेज डिफरेंस π/2 है। साफ साफ पता लग रहा है कि वी नोड एल इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल जो वोल्टेज है वो करंट से π/2 आगे होती है इसके अंदर। ये मैं भी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहा, मैं भी इसकी इन्फॉर्मेशन को रिकॉल कर रहा हूँ बस, ठीक है ना। इनकी इन्फॉर्मेशन से रिकॉल करते करते आधा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, देखना आप। प्रॉब्लम हमें क्या है कि हमें ये इन्फॉर्मेशन हमने अपने माइंड में सेट नहीं की, इसलिए हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहे। अब सुनो, अब दूसरी बात, आप मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाँ जी बताओ, पावर फैक्टर कितना हो जाएगा इसमें? cos π/2 कितना होता है? cos डेल्टा फाई होता है पावर फैक्टर। पावर यानी cos π/2 क्या हो जाएगा? cos π/2 0, cos π/2 0, तो पावर फैक्टर 0 हो गया। पी एवरेज कितना आएगा इसके अंदर? पी एवरेज 0 आएगा क्योंकि पावर फैक्टर 0 है। तो इसने एवरेज पावर डेसिपेशन ये पूछा था, इसका आंसर तो 0 आएगा यार। बिना सोल्व किए, बिना इन वैल्यूज का यूज किए सीधा पता लग गया। मतलब ये वाली वैल्यू चाहे वो कुछ भी दे देता, एवरेज पावर डेसिपेशन तो इसमें 0 ही आएगा इस सर्किट के अंदर, क्योंकि एक एल सर्किट है। एल सर्किट के अंदर फेज डिफरेंस π/2 होता है, तो एवरेज पावर डेसिपेशन इसमें 0 ही आएगा। आगे बात समझ में आपको? अब सुन लो, एक बात बताओ, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर 1 साइकिल क्या होती है? आप ही बताओ, मैंने याद करवाया था। वो तो ठीक है, साइकिल तो ऐसे होती है, मुझे पता है साइकिल ऐसे होती है, लेकिन इसकी एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर 1 साइकिल क्या होती है मुझे ये बताओ। मैंने लिखवाया था, स्पेशली याद करवाया था।
4 वैल्यूज मैंने बताई थी, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर हाफ साइकिल, ओवर 1 साइकिल, आरएमएस वैल्यू और एक मीन स्क्वायर आरएमएस वैल्यू थी और एक मीन स्क्वायर वैल्यू थी। 4 वैल्यूज मैंने बताई थी। 0 आएगा, वेरी गुड। देखो इसके अंदर मैंने बताया था कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर 1 साइकिल आएगा 0, ओवर हाफ साइकिल 2/π आई नोड और आरएमएस वैल्यू थी आई नोड बाई √2 और मीन स्क्वायर वैल्यू थी आई नोड स्क्वायर बाई 2। आप शायद भूल गए, बट ये चारों वैल्यूज मैंने बताई थी। तो कहने का मतलब इसका तो आंसर 0 ही आएगा। ये जब से जो क्लास में लिखा हुआ था हमने उसी के ऊपर बेस ये चीज थी, इसका आंसर तो 0 आएगा। मतलब कहीं ना कहीं जो थ्योरी वाली जो नोट्स हैं, जो क्लास वाली जो चीज है, उसी को बार बार दिमाग में सेट करने की जरूरत है, तभी ये क्वेश्चन इजी लगेंगे। अब सुनो, अब आते हैं अगले नंबर पे। अब इसके अंदर ये बात पता, इसके अंदर देखिए अब आप आगे, मतलब मैं बता रहा हूँ, इस फेजर डायग्राम को रखो, फेजर डायग्राम की जरूरत पड़ेगी अपने को। अब मुझे एक बात बताओ, इसने करंट का इनिशियल फेज एंगल क्या बता दिया? 0। तो यानी कि करंट का इनिशियल फेज एंगल 0 बता रहा है, तो रेफरेंस लाइन को मानोगे आप, ठीक है। अगर ये बोल देता कि करंट का इनिशियल फेज एंगल है, करंट का इनिशियल फेज एंगल π/4 है, तो रेफरेंस लाइन ये मानते हैं, क्योंकि ये लाइन से π/4 आगे होता, फिर तब जाके ये रेफरेंस ये वाला होता। कहते कि करंट का इनिशियल फेज एंगल -π/4 है, तो रेफरेंस ये वाली लाइन मानते फिर। अब इसने ये बोला कि करंट का इनिशियल फेज एंगल 0 है, तो रेफरेंस इस लाइन को मानोगे आप, ठीक है। मतलब करंट का इनिशियल फेज एंगल 0 है। करंट के एक बात बताओ, चलो करंट की हमें आरएमएस वैल्यू पता है, एक एक इन्फॉर्मेशन पता करते जाओ। आरएमएस वैल्यू से पीक वैल्यू कैसे बताएं, आप ही बता दो। चलो बिल्कुल मल्टीप्लाई नहीं, इसके अंदर क्या करोगे, सुनो सुनो आप पहले तो आरएमएस वैल्यू क्या होती है ये बताओ। आई नोट बाय √2 होती है। देखो आई आरएमएस क्या होता है, आई आरएमएस होता है आई पीक, यानी कि आई नोट या आई पीक बाय √2 होता है। तो आई नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √2 टाइम्स ऑफ आई आरएमएस। आरएमएस वैल्यू को √2 से मल्टीप्लाई कर दो, बताओ पीक वैल्यू ऑफ करंट आएगी कि नहीं आएगी? आरएमएस वैल्यू को किसे मल्टीप्लाई कर दो? √2 से। तो कहने का मतलब इसको अगर √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो करंट की पीक वैल्यू आ जाएगी। करंट की पीक वैल्यू आ गई जी 5√2 मल्टीप्लाई बाय √2, यानी कि 10 एम्पियर आ गई पीक वैल्यू। करंट की पीक वैल्यू आ गई ना 10 एम्पियर। हाँ जी, इतना समझ आ गया आपको? इतना समझ आ गया? अच्छा एक बात बताओ, ये लीनियर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इससे ओमेगा निकल के आ जाएगा। इससे क्या निकल के आएगा? ओमेगा। कोई भी पता है क्या होता है कि कोई भी, जैसे इसने बोला है कि वोल्टेज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखो, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखो। ये लिखने के लिए हमें देखो वोल्टेज का लिखने के लिए वोल्टेज की पीक वैल्यू चाहिए, वोल्टेज का इनिशियल फेज एंगल चाहिए और ओमेगा चाहिए। ऐसे ही इसमें करंट की पीक वैल्यू चाहिए, ओमेगा चाहिए और करंट का इनिशियल फेज एंगल चाहिए। एक इसने न्यू दे दिया, न्यू का यूज करके आप ओमेगा निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा? देखो इसमें ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π न्यू, ये होता है फॉर्मूला, इसको याद कर लो आप। हाँ जी, क्या होता है ओमेगा? 2π न्यू। अगर हमें न्यू पता है तो हम ओमेगा निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर काम करो आप, यहाँ पे लिखोगे 2π और न्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके अंदर? 50, यानी कितना आएगा बताओ? ये 100π आ जाएगी ओमेगा की वैल्यू। ओमेगा इज इक्वल टू 100π आ गया आपके पास, ओमेगा आपके पास निकल के आ गया। ओमेगा आपके पास है 100π के बराबर। अच्छा एक बात बताओ, चलो करंट की पीक वैल्यू तुम्हें पता लगी 10 एम्पियर, वोल्टेज की पीक वैल्यू कैसे पता लगे करें? एक काम करो, इसके अंदर पहले एक्सेल निकाल लो। एक्सेल किसके बराबर होता है? चलो इसका ये बताओ, एक्सेल की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा एल होती है ना। आप पुट करो, ओमेगा की वैल्यू कितनी यहाँ पे? 100π। ओमेगा एल, एल कितना है इसके अंदर? इंडक्टेंस ये रहा 4/π इंटू 10⁻³ पाई से पाई गया, तो कितना आएगा यहाँ पर? ये 0.4 ओम आएगा। 0.4 ओम आ जाएगा। ये एक्सेल की वैल्यू आ गई आपके पास, एक्सेल निकल के आ गया 0.4 ओम, ठीक है। अब एक बात बताओ, वी पीक अपॉन आई पी की वैल्यू क्या होती है? वी नोट अपॉन आई नोट या वी पीक अपॉन आई पी की मतलब है ये हो जाएगा यहाँ पे 0.4 के बराबर। वी नोट की वैल्यू बताओ, निकालनी है। आई नोट कितना है? 10 इज इक्वल टू 0.4। 4 वोल्ट हो गया, ठीक है। ये 4 वोल्ट आएगा आपके पास, ये आपके पास 4 वोल्ट आ गया। ये पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज आ गई।
अब एक बात बताओ, करंट का इनिशियल फेज एंगल 0 है तो वोल्टेज का इनिशियल फेज एंगल क्या होना चाहिए बताओ? π/2 होना चाहिए, क्योंकि रेफरेंस से π/2 आ गया ये। अब देखो इक्वेशन लिखने में हमें कोई मतलब इसमें मतलब बिल्कुल आसान है इक्वेशन लिखना, ठीक है। मैं अब इक्वेशन लिख के दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। इसके लिए मतलब यहाँ पे मैं इस पोर्शन को रब कर दे रहा हूँ, बस वी पीक की वैल्यू याद रखना, आई पीक की वैल्यू याद रखना 10 है, बस यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। देखो सबसे लिखना मुझे करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, आई नोट, पहले पीक वैल्यू ऑफ करंट कितनी है बताओ? 10 है। साइन ऑफ पीक वैल्यू तो ये, इसलिए पीक वैल्यू चाहिए थी ना, हमें कैसे भी करके पीक वैल्यू निकाल लिया करो। ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू कितनी है? ओमेगा कितना था यहाँ पे? 100 पाई। ओमेगा कितना था बताओ? 100 पाई टी, ओमेगा टी हो गया। और बताओ प्लस में 0, क्योंकि इनिशियल फेज एंगल 0 है, बस हो गया, बस इतना ही था करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसके अंदर फिर हमें लिखना वोल्टेज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इसकी पीक वैल्यू लिखो वोल्टेज की, वोल्टेज की पीक वैल्यू बताओ क्या आएगी? 4 वोल्ट है, 4 साइन ऑफ 100 पाई टी प्लस π/2, ये आंसर आएगा, ये इसका फाइनल आंसर है। हाँ जी बताओ, अब समझ में आया कि नहीं आया? ये आपको समझ आ गया पक्का?